जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो ज़रूरी क्यों है, ये डायग्राम ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई मटेरियल है, उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। यानी कि अपने उसे अगर इंजीनियरिंग में कहीं यूज़ कर रहे हैं किसी मटेरियल को, तो हमें पता होना चाहिए कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पता करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए कि हम टेस्ट कर सकें कि हाँ, ये मटेरियल है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, दूसरे मटेरियल की ये है, और जहाँ हमें जिस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम मटेरियल को यूज़ करेंगे। तो बात आती है कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल के अंदर, वो हम निकालेंगे कैसे। तो वो पता करने के लिए एक बेसिक टेस्ट होता है। वैसे तो अलग अलग टेस्ट और भी होते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए, लेकिन एक बेसिक टेस्ट जो इंजीनियरिंग में करते हैं वो है टेंसाइल टेस्ट या टेंशन टेस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो होता है यूटीएम मशीन के ऊपर। यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये मशीन क्या होती है, ऐसे ऊपर एक जा बनी होती है मशीन में, और एक यहाँ पे नीचे की साइड जा बनी होती है, और इसके बीच में एक टेस्ट का स्पेसिमेन लगाया जाता है। टेस्ट का स्पेसिमेन का मतलब जिस मटेरियल के ऊपर हमें टेस्ट करना है, जैसे कि माइल्ड स्टील है, इसके ऊपर मान लो हमें टेस्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पता करनी है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी क्या है, क्योंकि ये एक डक्टाइल मटेरियल है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये पता चला कैसे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूटीएम मशीन पे कौन सा टेस्ट करते हैं, टेंशन टेस्ट। टेंशन, या इसको बोलते हैं टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब आप सिंपल अगर समझो तो खींचने से मतलब है कि यहाँ पे एक स्पेसिमेन लगाएंगे या दोनों तरफ खींचेंगे। ठीक है, अब ये मशीन जो है, यहाँ पे एक स्पेसिमेन लगा होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, और ये इसके अंदर पकड़ा होता है। बाकी यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ मैं कि ये अंदर इसके है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसके अंदर है ऐसे। ठीक है, ये इसके अंदर पकड़ा हुआ है। अब स्पेसिमेन को दो साइड से पकड़ लिया, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो स्पेसिमेन की ये जो लेंथ है, इसको कहते हैं गेज लेंथ। क्या बोलते हैं, GAUGE, गेज लेंथ। गेज लेंथ बोलते हैं इसको। ये गेज लेंथ है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है। अब बात आती है कि ये बनाया कैसे, है ना। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक स्टैंडर्ड है। तो इस हिसाब से इसको बनाते हैं। ये सर्कुलर भी हो सकता है, सिंपल लिख दूँ कि ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, या ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेकिन हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि ये सर्कुलर शेप में होता है। हम ज़्यादातर यूटीएम पे जब टेस्ट करते हैं किसी भी मटेरियल को, हम इसी प्रकार करते हैं। तो जब ये यूटीएम मशीन जो है, ये ग्रेजुअली इसको ऊपर खींचेगी। अब ये इसके बीच में लगा हुआ है, और ये जो जा है इसकी, ये ऊपर जाएगी। तो ये धीरे धीरे जाएगी, ऐसे नहीं अचानक चली जाएगी, बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे जब ऊपर जाएगी तो इसको बोलते हैं टेंसाइल टेस्ट। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर जा रही है, इसको खींच रही है, इसलिए इसी को बोला है टेंशन या टेंसाइल टेस्ट। इसके आगे लिख देता हूँ टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसमें एक ग्राफ बनता है। यहाँ पे देखो, हम लोड लगा रहे हैं एक तरह से, यहाँ पे टेंशन लगा रहे हैं, यानी टेंसाइल लोड लगा रहे हैं यहाँ पे, इस साइड और इस साइड। तो यहाँ पे ये यहाँ पे खींचेगा ऊपर की साइड, तो यहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है एक चीज़ का कि स्ट्रेस कभी लगाया नहीं जाता, कोई भी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लगाया नहीं जाता। तो फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ खींचेंगे कैसे। स्ट्रेस यानी सिग्मा, स्ट्रेन यानी ईटा। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ खींचेंगे कैसे, जब मटेरियल के अंदर स्ट्रेस लगाया ही नहीं जा सकता। तो अब बात करते हैं कि पहले हम स्ट्रेस थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है, फिर अपने को पता चलेगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ खींचा तो खींचा कैसे। ठीक है, यहाँ पे हमने लोड लगाया, तो देखो होता क्या है। मान लो ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल की मैंने रोड ले ली, इस पे अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लोड लगाया P इस साइड, और यहाँ पे लोड लगाया P। ठीक है, ये कौन सा है, टेंसाइल लोड है। ठीक है, खींच रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन देखूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा कि जब मैं इधर लोड लगाता हूँ तो ये पोर्शन इसको रेजिस्ट करता है, ऐसे रेजिस्ट करता है। तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है, इसको मैंने R नाम दे दिया। तो ये रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है हमारा स्ट्रेस। रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होता है, हमारा स्ट्रेस होता है।
अब बात है कि रेजिस्टिंग फोर्स बराबर किसके होगा, तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है ये इसी P के तो बराबर होगा, क्यों जितना अपने P लगाएंगे उतना ही R बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि R की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी कि अब और R नहीं बढ़ सकता, यानी मटेरियल जो है वो और इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, इससे ज़्यादा ये स्ट्रेस जो है नहीं ले सकता, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। वो अपन सारा एनालिसिस इस ग्राफ में करेंगे, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब बनाएंगे उसमें हम करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ये है हमारा रेजिस्टिंग फोर्स। तो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज क्या, स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोड तो यहाँ पे लगा ही रहे हैं, ऊपर की तरफ ये लोड लग रहा है, एरिया हमें ये स्टैंडर्ड है तो पता ही है, तो लोड अपॉन में एरिया हम स्ट्रेस निकाल लिया। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है कि इसकी लेंथ में जो चेंज होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कौन सी है, गेज लेंथ, जिसको एल नोट से डिनोट कर दिया, तो एल नोट। और डी एल क्या है यहाँ पे, ये जो इसकी लेंथ में चेंज होगा, जब इसको खींचूंगा तो लेंथ में तो चेंज होगा ही, तो ये जो लेंथ में चेंज है अपॉन में जो ओरिजिनल लेंथ है इसको कहते हैं स्ट्रेन। तो अब आपके समझ में आ गया कि स्ट्रेन तो यहाँ से मिल जाएगा, स्ट्रेस यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसी को कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये कहाँ, ये कौन सी मशीन पे होता है, तो ये यूटीएम मशीन पे होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, और ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में यहाँ पे जो ये है इसका डाया है, यहाँ पे इसका डाया है जिसको मैं डी नोट से डिनोट कर देता हूँ। ये इसकी जो लेंथ है इसकी गेज लेंथ है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों साइड से ये फिक्स करते हैं अपन, ताकि इसको आराम से खींच सके। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसमें ये जो पॉइंट है ये हम कवर करते जाएंगे धीरे धीरे, और इसमें बहुत और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसका बेसिक से लेके एडवांस तक की हर एक चीज़ हम इस वीडियो में करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमने स्पेसिमेन लिया है, स्पेसिमेन का मैं शेप बनाता हूँ यहाँ पे। ये जो स्पेसिमेन है, ठीक है, तो इसमें ये जो गेज लेंथ होती है इसकी, ये निकालते कैसे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है इसको बोलते हैं गेज लेंथ एल नोट। ठीक है, मैंने इसको ये नाम दे दिया गेज लेंथ को। अब ये निकालेंगे कैसे, तो ये निकालने का फॉर्मूला है सिंपल सा, ये स्टैंडर्ड है। एल नोट यानी गेज लेंथ जो होती है वो होती है 5.65 इंटू रूट ए। यहाँ पे ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। 5.65 इसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, गेज लेंथ के बराबर होगा। लेकिन ये तो अलग शेप के लिए है। यदि ये सर्कुलर शेप है, जैसे कि ये मैंने बनाया है, यदि शेप कौन सी है, सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम जो एल नोट है वो हम यूज करेंगे कि ये 5 गुना है लगभग डायामीटर का। जो इसका डायामीटर है इसकी 5 गुना लेंथ हम लेते हैं, 5 गुना लेंथ लेंगे किसका, इसके डायामीटर का 5 गुना लेंथ लेंगे, और ये हमारे पास तैयार हो जाएगा बन के एक स्पेसिमेन। इसको हम यूटीएम मशीन में लगाएंगे और हम टेस्ट करेंगे। अब एक छोटी सी चीज़ बेसिक सी और है इसके अंदर, मान लो कि मैंने इसको यूटीएम मशीन के अंदर यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, 2 साइड से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब बात ये है कि जब इसकी लंबाई ये बढ़ेगी तो इसको मेज़र कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा साथ में। यहाँ पे एक मीटर लगाते हैं जिसको बोलते हैं एक्सटेंसोमीटर। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसोमीटर। एक्सटेंसोमीटर का मतलब एक्सटेंशन प्लस मीटर, यानी जो लंबाई को मापता हो। एक्सटेंशन मतलब कि मान लो कोई चीज़ है जिसकी, जैसे ये है, इसकी लंबाई इतनी है, मैं इसको खींचूंगा तो इसमें क्या एक्सटेंशन होगा, यानी इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो इसी से बना है एक्सटेंशन प्लस मीटर यानी एक्सटेंसोमीटर। ये एक डिवाइस है जो इसमें लंबाई में होने वाले चेंज को मापेगी, कितनी लंबाई में परिवर्तन हुआ है, कितना लंबाई में चेंज हुआ है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसोमीटर। ठीक है, और उसके उन्हें फोर्स हमें पता चल गया, वहाँ से हम स्ट्रेस निकाल लेंगे, और यहाँ से डिफ्लेक्शन पता चल गया, मतलब चेंज कितना हो रहा है, तो स्ट्रेन आ जाएगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो हम प्लॉट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा कैसे। तो ये आपको नाम याद रखना है डिवाइस का, एक्सटेंसोमीटर। ठीक है, इसके बाद में अब हम देख लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता कैसे है। तो देखो, हम खींचेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। वो कंसेप्ट आपको याद रखना है कि यूटीएम मशीन है, उसके अंदर स्पेसिमेन लगा हुआ है, और धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली उसको हम खींच रहे हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पे है स्ट्रेस इस लाइन पे, और इस लाइन पे है स्ट्रेन। ठीक है, मैं यहाँ पे जो इसकी नोटेशन है उससे डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ लिख ही देता हूँ, चल, स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन होता ये है कि जब मटेरियल को, अब यहाँ पे जो ये ग्राफ खींच रहा हूँ ना, ये किस मटेरियल के लिए, ये अभी आपको याद रखना है, ये डक्टाइल मटेरियल के है, डक्टाइल मटेरियल के लिए है,
डक्टाइल मटेरियल। और जैसे कि यहाँ पे ये जो ग्राफ खींचा ये डक्टाइल मटेरियल में किसका है, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील, डक्टाइल का मतलब क्या होता है वो आपको इसी ग्राफ से समझ में आएगा, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे जहाँ पे हम मटेरियल की और प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो यहाँ पे माइल्ड स्टील और डक्टाइल का मतलब एक सिंपल सा बता देता हूँ। डक्टाइल मटेरियल वो होता है जिसको हम खींच के एक तार के रूप में बना सके, मतलब खींच के तार बना सके, उसको डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि सोना है ना, चांदी, तो इनकी तार बनाई जा सकती है, मतलब वो डक्टाइल मटेरियल है। ऐसी माइल्ड स्टील, तो हम माइल्ड स्टील पे बात करते हैं कि जो हमने स्पेसिमेन लगाया वो माइल्ड स्टील का है। स्टैंडर्ड जो है उसके साथ उसको लगाया, ग्रेजुअली उस पर लोड हमने उसको खींचा, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ देखो। उसमें होता ये है कि धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेन भी बढ़ता है, और दोनों के दोनों में एक स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ तक। ये पॉइंट हमने मान लिया P। इसका मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन समानुपाती है, यानी जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों क्या है, समान अनुपात में है। एक जितना अनुपात है दोनों का समान अनुपात में, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है हमें किस पॉइंट तक, P। इस P पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये पॉइंट जो है हमें प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब कि दोनों समान अनुपात में चल रहे हैं, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन समान अनुपात में है, तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है। यदि आप प्रोपोर्शनल लिमिट से ऊपर जाओगे, यानी अब लोड और बढ़ा रहे हो, खींचा पहले फिर थोड़ा सा लोड और बढ़ाया, तो हमने देखा कि यहाँ से डेविएशन होना स्टार्ट हो गया। डेविएशन का मतलब अब ये दोनों समान नहीं रहे, यानी प्रोपोर्शनल नहीं रहे। अब क्या हुआ, स्ट्रेस ये जो है ये कम लग रहा है और स्ट्रेन जो है ज़्यादा आ रहा है। धीरे धीरे हमें एक पॉइंट फिर एक मिलता है जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि समझो, मान लो कि हमने उस मटेरियल को खींचा, वो P तक पहुंचा। अब यहाँ पे P पे जब मैं इसको वापस लोड को रिलीज कर देता हूँ, तो ये जो मटेरियल जितना इसमें इलोंगेशन हुआ था, मतलब जितना ये खींचा गया था, P पॉइंट पे पहुंचने के बाद यदि मैं लोड को रिलीज कर दूं तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, यानी O पोजीशन, यानी यहाँ पे आ जाएगा P के बाद में। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये लीन दोनों क्या है, समान अनुपात में है, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट में है, और ये प्रोपोर्शनल लिमिट P पे आके ख़त्म होती है। इसके बाद में यदि मैं और लोड लगाऊं तो ये पहुंच जाता है E पॉइंट पे। E पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। यहाँ पे यदि मैं लोड को रिलीज कर दूं, जो लोड लगाया था उसको छोड़ दूं, तो वो जो स्पेसिमेन है वो अपनी जगह वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, यानी जो उसकी शेप थी उसी शेप में आ जाएगा। शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक वो इस पॉइंट तक है, मतलब इतना लोड लगाएं तब तक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लोड को और बढ़ाता हूँ। ई पे जो लोड है यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ तक तो ये शेप अपना वापस गेन कर लेगा। इसके बाद में यदि और मैं शेप इसके ऊपर लोड बढ़ाऊँ तो क्या होगा, जब इसके ऊपर और लोड बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं Y, और ये होता है यील्ड पॉइंट, YIELD, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब E के बाद में, E पॉइंट के बाद में यहाँ पे जो लोड हमने स्पेसिमेन पे लगाया था, इसके बाद में यदि लोड को और ज़्यादा बढ़ाऊं तो क्या होगा, यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यील्डिंग का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये प्लास्टिक जोन में चला जाएगा। यदि मैं Y पॉइंट पे पहुंचने के बाद यदि मटेरियल के ऊपर से लोड को रिमूव करूं तो ये अपना शेप जो है वो शेम वापस नहीं लेगा, और इसमें कुछ न कुछ क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको O' लिख देता हूँ। कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आपने खींचा, एक लिमिट तक खींचोगे तब ये P तक मान लो पहुंचा, छोड़ा वापस आ गया, यानी वो प्रोपोर्शनल लिमिट थी। हल्का सा और ज़्यादा खींचा, ये ई पॉइंट पे चला गया, यानी इलास्टिक लिमिट पे चला गया। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये वापस अपनी शेप गेन कर सकता है, यानी कई बार स्प्रिंग होता है ना, अपन खींचते हैं वापस अपनी जगह, खींचते हैं अपनी जगह, कई बार इतना ज़्यादा खींच लेते हैं कि ये Y पे चला जाता है, और जब इसको छोड़ते हैं ना तो वो सेम शेप नहीं आ पाती जो पहले थी, लेकिन हल्का फुल्का जो शेप है वो लगभग सेम रहती है, हल्का फुल्का उसमें चेंजेस रहता है, यानी हल्का फुल्का स्ट्रेन आता है, तो वो हम Y से छोड़ते हैं एक तरह से, है ना। तो अब क्या होगा, ये हमारा हो गया यील्ड पॉइंट। यदि इससे भी मैं और आगे ले जाऊंगा तो एक टाइम आगे उसकी पूरी शेप ही बिगड़ जाएगी, मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये होता है माइल्ड स्टील के अंदर, हम देखा है कि ये Y1 पॉइंट है। अब Y1 का मतलब क्या है, अपर यील्ड पॉइंट। अब अपर यील्ड पॉइंट इसको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हो गई, यानी इस पॉइंट के बाद यदि मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये अपना शेप जो है रीगेन कर तो लेता है, लेकिन परमानेंट पूरा नहीं करता, कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रेन आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखा दिया, इतना स्ट्रेन आ जाता है। उसके बाद में क्या होगा, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद यदि मैं लोड को ना भी बढ़ाऊं ना तो भी क्या होगा, माइल्ड स्टील के अंदर यहाँ पे
ये मटेरियल जो है वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसमें स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो कि मैं लोड तो बढ़ा ही नहीं रहा, यानी ये स्ट्रेस तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये देखो डाउन हो रहा है यानी कम हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो स्ट्रेन आ रहा है, इतना स्ट्रेन आ गया, यानी ये है Y2 पॉइंट, ये अपने आप आता है, उसके बाद में लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो भी आएगा। ये जब हम यूटीएम पे टेस्ट करते हैं तब पता चलता है, ये आ गया Y2 पॉइंट। इसी प्रकार आपको याद रखना जैसे समझा रहा हूँ Y2 पॉइंट। लेकिन अब एक आपको एक अचरज करने वाली चीज आएगी इसमें, होगा ये कि जब Y2 पॉइंट पे आप पहुंचे यानी लोअर यील्ड पॉइंट पे पहुंचे, इसको मैं लिख देता हूं लोअर यील्ड पॉइंट, और ये है अपर यील्ड पॉइंट। जब आप लोअर यील्ड पॉइंट पे पहुंचे, इसके बाद क्या होता है, जो मटेरियल होता है उसका जो स्ट्रक्चर है, या अंदर अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अपना एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहने का मतलब एक नई संरचना उसके अंदर बनती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ था जब हमने खींचा था, लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है और बॉन्डिंग जो है उनके बीच की मजबूत हो जाती है। वही जो बॉन्डिंग मजबूत होगी ना दोनों के बीच की, तो वहां पे क्या होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। अब हमें पता है कि जब बॉन्डिंग मजबूत होगी तो लोड और ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो अब हम क्या करेंगे, लोड और ज्यादा लगाएंगे और ऐसे करते करते एक मैक्सिमम लोड आएगा। करते करते अब क्या होगा, हमें मैक्सिमम लोड प्राप्त होगा जिसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। इसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट मतलब यहां पे हमें मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा। कहने का मतलब जैसे ये हमारे पास स्पेसिमेन था, इसको खींचा खींचा खींचा, ये वाई पे पहुंच गया। इसके बाद इसके अंदर मॉलिक्यूल जो थे उन्होंने एक नई स्ट्रक्चर बनाई जिसे स्ट्रेन हार्डनिंग कहा। तो अब क्या हुआ, बॉन्डिंग मजबूत हो गई। अब मैं इसको और खींचूंगा क्योंकि अब तो काम चलेगा नहीं उतने लोड से, अब इसको और खींचूंगा तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। अब स्ट्रक्चर इतना तकड़ा था कि इसके अंदर मैंने लोड बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा, और इस मटेरियल जितना मैक्सिमम ये लोड ले सकता था वो मैक्सिमम लोड यहाँ पे आके पता चलता है। यहाँ पे मैक्सिमम इसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया है, अभी स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इसके अंदर बन गया है जिसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। तो अल्टीमेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मटेरियल के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस, इससे ऊपर ये अब सहन नहीं कर सकता। जैसे कि ये है, इसका कुछ न कुछ अल्टीमेट पॉइंट होगा, इस पर दाव देता रहूँ, एक पॉइंट आएगा कि टूट जाएगा, है ना। तो इसका मैक्सिमम कितना ये स्ट्रेस झेल सकता है वो है इसका अल्टीमेट पॉइंट। इसके बाद में क्या होगा, यदि मैं इससे ऊपर अगर थोड़ा सा भी लोड लगाऊं तो ये बहना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से ऑटोमेटिक। यहाँ से अब क्या है, अब देखो आपको लोड की जरूरत नहीं है, लोड रिलीज भी कर दिया ना आपने। ये देखो लोड नीचे आ रहा है मतलब रिलीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब लोड कम करने के बाद भी ये धीरे धीरे क्या है, बहना स्टार्ट होता है। और एक टाइम आता है, जैसे ये स्पेसिमेन है, एक टाइम आता है कि बीच में से यहाँ पे कहीं भी ये टूट जाता है। अब टूटेगा कैसे, देखो यहाँ पे ये मान लो स्पेसिमेन है हमारे पास ऐसे, ठीक है, ऐसे स्पेसिमेन है। अब टूटेगा ऐसे, ये बीच में से क्या होगा, पतला हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे से पतला हो जाएगा, और एक ये यहाँ से ऐसे टूट जाएगा। जहाँ पे ये टूटता है उसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर मतलब टूट जाना। यहाँ पे आने के बाद ये टूट जाता है, और ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं नेकिंग। नेकिंग जैसे अपनी गर्दन होती है ना, नेक, ये पतली होती है यहाँ से, तो जब इसको खींचोगे कहीं ना कहीं तो ये टूटेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे देखो कम हुआ था, और एक टाइम आया था कि कहीं जहाँ क्रॉस सेक्शन सबसे कम था वहां से ये टूट गया, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। और यहाँ पे ये हुई थी नेकिंग, यानी एक गर्दन बनने लगी और धीरे धीरे ये टूट गया, ये हमें मिला फ्रैक्चर पॉइंट। तो अब आप इसमें समझे होंगे कि प्रोपोर्शनल लिमिट जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों समान अनुपात में है। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहाँ के बाद ये प्लास्टिक जोन में चला जाता है। मतलब इससे यदि ज़्यादा लोड लगाएंगे तो ये मान लो कि इसके बाद यदि ज़्यादा लोड लगाया तो ये जो मटेरियल था वो अपना शेप जो पहले था वैसा नहीं लेगा, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसके बाद में वाई वो यील्ड पॉइंट कहलाता है, यील्ड स्ट्रेंथ भी इसको बोलते हैं। यील्ड पॉइंट तो ये है, अब यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो उसकी स्ट्रेंथ होगी कि यहाँ पे कितना स्ट्रेस है, कितना मटेरियल झेल सकता है, वो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी। इसके बाद में यदि लोड ना भी बढ़ाएं तो भी क्या होगा, यहाँ पे यहाँ तक Y2 तक क्या होगा, ये जो है यील्डिंग इसमें होगी। इसके बाद में Y2 के बाद में स्ट्रेन हार्डनिंग होती है और स्ट्रक्चर रीगेन होते हैं दोबारा, और फिर हमें लोड और ज़्यादा लगाना पड़ता है। एक टाइम आता है कि जितना हम मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं उस मटेरियल पे उतना हम लोड लगा देते हैं, मतलब जितना वो झेल सकता है इतना झेल सकता है, कितना कि अल्टीमेट पॉइंट तक, वो उसकी होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद में यदि थोड़ा सा भी लोड बढ़ाएं तो अगर ना भी बढ़ाएं मतलब अल्टीमेट पॉइंट के बाद जो है वो
बहना स्टार्ट हो जाता है और एक टाइम आता है कि फ्रैक्चर हो जाता है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं नेकिंग। नेकिंग का मतलब होता है कि यहाँ का क्रॉस सेक्शन कम होने लग गया, नेक यानी गर्दन के टाइप लगने लग गया, और एक टाइम आएगा जहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है वो टूट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन का मतलब है, इलोंगेशन का मतलब लंबाई कितनी बड़ी इसकी, उसका परसेंटेज। पहले लंबाई थी एल, चेंज हुआ एल नोट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ उसका डायग्राम दोबारा। मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था उसका, एक सेकेंड। ये है हमारा स्पेसिमेन, इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थी गेज लेंथ, जिसको मैंने नाम दिया था एल नोट। ये थी मेरी इनिशियल लेंथ। जब ये बढ़ गई यानी ये क्रैक आ गया, इसके बाद इसकी लेंथ जो है वो मान ली मैंने एल हो गई। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, एल, ये बड़े वाली लेंथ, माइनस एल नोट अपॉन में ओरिजिनल लेंथ एल नोट इंटू 100। ये होता है परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, यानी ये वाला इलोंगेशन कितना हुआ, इतना ही तो हुआ। परसेंटेज यानी 100 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। अब है रिडक्शन इन एरिया। जब आप एक चीज़ सोचो, इसको खींचोगे तो लंबाई में तो क्या होगा, लंबाई तो बढ़ेगी, तो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। और एरिया जो है वो इसका क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। खींचेंगे तो एरिया कम होगा, तो एरिया जो कम होगा तो इसको बोलते हैं परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। अब रिडक्शन कितना हुआ, मान लीजिए कि पहले जो एरिया था वो ए था, और जब ये टूटा उस टाइम इसका एरिया ए था, यानी टूटने के बाद यानी फ्रैक्चर पॉइंट के बाद इसका एरिया ए था। तो पहले वाला ज़्यादा था, तो पहले वाला एरिया कितना था, ए नोट माइनस ए, बाद वाला छोटा जो एरिया है, और पहला एरिया कितना था, ए नोट। ठीक है, इंटू 100। ये क्या हुआ, ये है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। आपको ऐसे याद रखना है, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे हमें डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो है वो पता चलती है कि परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ज़्यादा है, यानी ज़्यादा इलोंगेट हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा लंबाई बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ये डक्टाइल ज़्यादा है। ठीक है, और एरिया जो है धीरे कम हो रहा है। एरिया कम होने का मतलब जब खींचोगे किसी चीज़ को लंबाई बढ़ेगी तो एरिया ऑटोमेटिक कम होगा। यदि एरिया कम हो रहा है और लंबाई बढ़ रही है, यानी परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ज़्यादा है, और परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन एरिया भी ज़्यादा है, यानी एरिया कम हो रहा है और इलोंगेशन ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब वो मटेरियल क्या है, डक्टाइल है। इससे हमें पता चलता है, ये डक्टाइल को मेजर करने का तरीका है। ठीक, अब ये तो बात की हमने डक्टाइल मटेरियल की और ख़ास करके माइल्ड स्टील की, लेकिन होता ये है कि जो और मटेरियल पे जब यूटीएम से हम टेस्ट करते हैं तो और मटेरियल जो भी है उनके अंदर पी और ई पॉइंट जो है, ये इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ही कम होता है। इसीलिए प्रोपोर्शनल लिमिट और ई जो है यानी इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट पी, इलास्टिक लिमिट ई, यहाँ पे दे देता हूँ नाम। ठीक है, ये दोनों को क्या मान लेते हैं, लगभग सेम मान लेते हैं कि हाँ ये एक ही पॉइंट पर, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहीं से एक जो लॉ निकल के आता है जिसको बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, अब हुक्स लॉ क्या कहता है, देखो हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस यानी ये और स्ट्रेन ये एक दूसरे के समान अनुपाती होते हैं, यानी प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तो हमने देखा था कि ओ से लेके पी तक यानी प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों है वो प्रोपोर्शनल है। ये बात हमें डायग्राम भी बताता है और ये हुक्स लॉ भी बताता है। ये कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कहाँ तक, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। लेकिन हमने डायग्राम से देखा कि विद इन इलास्टिक लिमिट यानी इलास्टिक लिमिट पर ये दोनों प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायग्राम से पता चलता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन तो पी तक ही प्रोपोर्शनल है, ई तक तो है ही नहीं, ई के बाद तो दोनों प्रोपोर्शनल रहे नहीं, डेविएशन होना स्टार्ट हो गया। ये देखो लाइन टेढ़ी जा रही है। तो फिर हुक्स लॉ में ये कैसे कह दिया कि विद इन इलास्टिक लिमिट ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सवाल कई बार बन जाता है। तो यहाँ पे होता क्या, मैंने अभी आपको रीजन बताया कि पी और ई जो है ये तो मैंने चलो स्माइल्ड स्टील के लिए बनाया तो आपको शो कर दिया, और कई मटेरियल होते हैं जिनमें ज़्यादातर जनरली जो है ये दोनों जो पॉइंट है ये लगभग ओवरलैप करते हैं, तो इसीलिए ये विद इन इलास्टिक लिमिट भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, एक साथ में इलास्टिक लिमिट जो है यहाँ के बाद यदि हम लोड रिलीज करें तो भी ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, तो ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि अप टू द ये प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट की प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये समान अनुपात में रहते हैं। अब देखो, जब हम सिग्मा
प्रोपोर्शनल टू ईटा यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये निकालते हैं। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलेंगे ई। ये ई यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। मैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हटा लेता हूँ और आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हुक्स लॉ के आगे समझते हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, देखो अब ये प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे लिख दिया सिग्मा बराबर ई इंटू ईटा, ठीक है। यहाँ पे ई क्या है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। या फिर इसका एक नाम और होता है, वो होता है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस को y से भी डिनोट करते हैं, यानी ये E है इसको y से भी डिनोट करते हैं, और E तो है ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कांस्टेंट हो गया, कैसे देखो E बराबर, अब कांस्टेंट कहने का मतलब है कि जैसे मतलब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये आ गया E, इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। तो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन में ईटा। ये आपको याद रखना है कि यंग्स मॉड्यूलस जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है। ये है हमारे पास स्ट्रेस और ये है हमारे पास स्ट्रेन। हिंदी में बोल रहे हैं तो प्रतिबल और इसको कहें तो विकृति। अब कई बार इसकी यूनिट भी पूछ लेते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है वो होता है रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन में एरिया, रेजिस्टिंग फोर्स मैं यहाँ पे एक बार F लिख देता हूँ, अपॉन में एरिया A। तो यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर। और जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो क्या हो गया, चेंज इन लेंथ तो मीटर में, ओरिजिनल लेंथ मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब ये यूनिट लेस है। स्ट्रेन यूनिट लेस है, स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब क्या होगा, पूछ लेते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस है इसकी यूनिट क्या है, यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट क्या है। तो क्या होगी, स्ट्रेस की तो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन की होती नहीं है, तो यंग्स मॉड्यूलस की भी क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको ही कहते हैं मोस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो हम जो स्ट्रेस की यूनिट है वो न्यूटन पर mm यूज करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, वैसे हम न्यूटन पर मीटर भी यूज करते हैं लेकिन ज़्यादातर आपको ये दिखेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कभी हम यूनिट कन्वर्जन जब करेंगे तो चीज़ें समझेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस की यूनिट, और यही होती है यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन समानुपाती होती है, ये कौन बताता है, ये हुक्स लॉ बताता है, और डायग्राम से तो हमने देख ही लिया, ठीक है। अब इसके बाद में इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया। अब आपको कोई पूछ ले कि स्ट्रेंथ क्या होती है, अब आपको पूछ ले कोई कि स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ का मतलब जैसे कि मैं कह दूँ कि यार कोई कमज़ोर सा बंदा है, उसको मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ कम है, मतलब कोई भार उठा रहा है, कह दूंगा यार इसकी स्ट्रेंथ कम है, ये नहीं उठा पाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी कम है। स्ट्रेंथ का मतलब कोई मटेरियल है, मान लो कोई मटेरियल है, ठीक है, और मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा है। मैं मान लो कि माइल्ड कोई डक्टाइल मटेरियल है तो उसका अल्टीमेट जो पॉइंट है, मतलब ये कितना ज़्यादा स्ट्रेस को गेन कर सकता है, मैं इस पर लोड लगाऊँ कितना ज़्यादा ये झेल सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। यानी अगर ज़्यादा झेल सकता है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कम झेल सकता है तो कम स्ट्रेंथ है। अब इसमें आता है यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेंथ। तो जैसे यहाँ पे था यील्ड स्ट्रेंथ, तो यील्ड पॉइंट पे यहाँ पे कितना स्ट्रेस झेल सकता है, ये कितना मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है, तो उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ऐसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अब ये जो हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये था डक्टाइल, कौन से मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब इससे डिफरेंट होता है थोड़ा ब्रिटल मटेरियल के लिए, वो हम समझते हैं कैसे। ब्रिटल मटेरियल के लिए कैसे बनेगा, तो ये है डक्टाइल मटेरियल के लिए, इसको हटा देता हूँ इतना, यही छोटा सा समझा देता हूँ बना के। ये है ब्रिटल मटेरियल, यहाँ पे स्ट्रेन और यहाँ पे स्ट्रेस। अब मैं इतना मानता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो अब आप चीज़ देखो, जब यूटीएम मशीन है उसके अंदर मैं कोई ब्रिटल मटेरियल लगा दूँ तो एक ऐसे खींचता रहूँ तो उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में तो यही होगा कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या है, एक दूसरे के समान अनुपात में है, तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट P तक आ गया। यहाँ तक हुक का जो नियम है वो काम करता है। इसके बाद में यहाँ आने के बाद क्या होगा, हमने जैसे हमारा ग्लास है,
ग्लास हमने देखा है, ग्लास को पीस दबाते रहे, हमें पता नहीं चलता कि उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्ट तो कर ही रहा है ना, इतना लोड लगा रहे हो तुम, तो रेजिस्ट तो कुछ ना कुछ करेगा, तभी तो वो जल्दी से टूटता नहीं है। लेकिन एक पॉइंट आता है कि अचानक से टूट जाता है, इसके बाद में क्या होगा, ये अचानक से इसमें क्या आएगा, ये मतलब स्ट्रेन आएगा, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा और ये फ्रैक्चर हो जाएगा। अब फ्रैक्चर होने का मतलब यहाँ पे इसका मैक्सिमम कितना ये लोड या स्ट्रेस ले सकता था, ठीक है, वो इसका अल्टीमेट पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट। तो कहने का मतलब ब्रिटल मटेरियल के अंदर क्या यील्ड पॉइंट होता है, तो यील्ड पॉइंट तो होता नहीं। इसीलिए जो ब्रिटल मटेरियल से संबंधित है, जैसे कि कास्ट आयरन, जब कास्ट आयरन से कोई हम डिज़ाइन करते हैं, कोई हमें डिज़ाइन करना है और उसमें हम कास्ट आयरन यूज़ ले रहे हैं, तो हम उसका जो डिज़ाइन करते हैं वो हम इसी पे करते हैं, मतलब इसी पे करना का मतलब इस स्ट्रेंथ पे करते हैं, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, SUT। हमें किसी मटेरियल की पता होती है, ठीक है, SUT मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें पता होती है ब्रिटल मटेरियल की, उसी के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। और जबकि हमारे पास ये डक्टाइल मटेरियल है, तो इसके बाद तो यहाँ पे ये लोड तो काफ़ी लोड ले सकता है, पर लेकिन इसमें हमारे पास यील्ड पॉइंट भी है। यील्ड पॉइंट के बाद तो क्या है, ये अपने आप भी बहेगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे वापस ट्रेन हार्डनिंग भी होगी और फिर वापस लोड लगाएंगे, है ना। तो यहाँ तक हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ पे हम डक्टाइल मटेरियल यूज करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो हम लेके डिज़ाइन करते हैं, और ब्रिटल मटेरियल में हम इसका क्या करते हैं, अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है वो लेके करते हैं, क्योंकि यील्ड पॉइंट तो होता ही नहीं है। यील्ड पॉइंट होगा भी कैसे, मैं इसको मान लो ग्लास को दबाऊं, एक टाइम आएगा कि अचानक से टूट जाएगा, वो यहीं टूट जाता है, यही फ्रैक्चर ही हो जाता है पूरी तरह। यानी अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके दोनों एक ही जगह पे है। तो ये ब्रिटल मटेरियल के लिए बनता है, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए बनता है। और अमूमन जो ग्राफ बनते हैं लगभग, और सभी जितने भी मटेरियल्स हैं उनके, तो सिग्मा और ईटा के बीच लगभग वो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे P और इसके पास में यहाँ पे E, ठीक है, और इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे Y, और ऐसे करके, और यहाँ पे U और यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट F। लगभग आपको ऐसा दिखा। ये जिगजैग जो है ये कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, नए बॉन्ड्स बनते हैं, फिर लोड लगाया जाता है और ज़्यादा। इतना इसमें मटेरियल में होता है जैसे माइल्ड स्टील में हो रहा था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बनता है, और प्रॉपर्टीज पता करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। अब कैसे इसे प्रॉपर्टी पता होगी, कहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे इलास्टिक लिमिट है, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी है यहाँ तक इसमें, उसके बाद में प्लास्टिक जोन आ जाता है। मतलब इसमें अभी प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, प्लास्टिसिटी हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक लिमिट का मतलब वापस अपना शेप गेन कर लेगा, और जब ये प्लास्टिक जोन में चला जाएगा तब ये शेप गेन नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो अब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। सेम जो शेप इसका पहले था वैसा नहीं होता। जैसे कि स्प्रिंग में होता है, खींचते रहे वापस छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं वापस छोड़ रहे हैं, अपनी जगह आ रहा है, मतलब वो इलास्टिक लिमिट में है। जब इसको इतना ज़्यादा खींच दूंगा, इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाऊंगा, यानी बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट चला जाऊंगा, तब उसको छोड़ने पे वापस अपनी शेप में नहीं आएगी, यानी वो क्या, उसमें प्लास्टिसिटी आ गई अभी, है ना। यानी ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगली क्लास में हम जो भी और मटेरियल्स की प्रॉपर्टी उसके बारे में पढ़ेंगे, तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।